स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोस्फेयर आपने पढ़ा था, हाइड्रोस्फेयर इट मीन्स जलमंडल। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट। ठीक है, आंसर बनता है मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितने परसेंट पानी जो है वो पृथ्वी पर है, तो आंसर इज 71%। पृथ्वी का 71% जो भाग है वो जल से तथा 29% सैंड इज विद लैंड। इट मीन्स 71% भाग जल से तथा 29% भाग पर क्या है? लैंड है। देखिए वाटर ज़्यादा है ना अकॉर्डिंग टू दिस। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड ऑल इट्स फॉर्म्स। जो जलमंडल है उसमें जल के सभी फॉर्म्स, सभी रूप लोकेटेड है, स्थित है। एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड the water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere। ये कह रहे हैं इसमें रनिंग वाटर इन ओशियंस, जो महासागर और जो नदियाँ हैं, झीलें, हिम नदियाँ, आइस इन ग्लेशियर्स, हिम नदियाँ हो गई आपकी। अंडरग्राउंड वाटर जो भूमिगत पानी, जल जो जमीन के नीचे जल होता है वो। एंड वाटर वेपोर और वायुमंडल की जो जलवाष्प है, सभी जो कंप्राइज है सभी इसमें सम्मिलित है। हाइड्रोस्फेयर में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, आइस आ जाती है, रिवर्स, ओशियंस, अंडरग्राउंड वाटर, ऑल थिंग। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग कहाँ पाया जाता है? ओशियंस में। एंड इज टू सोल्टी फॉर ह्यूमन यूज़, और ये इतना खारा होता है कि साल्टी होता है, ठीक है, कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता सोल्टी होने की वजह से। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers on the underground and a very small percentage is available as fresh water। ये कह रहे हैं कि जो बाकी का जो वाटर है उसका बहुत बड़ा भाग जो है वो आइस की परतों में और आइस ग्लेशियर्स, हिम नदियों में, और जो अंडरग्राउंड वाटर है भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और जल का जो बहुत कम भाग है वो मतलब एलवन सोल्टी, बहुत ही कम भाग पाया जाता है। ठीक है, फ्रेश वाटर बहुत ही कम मिलता है हमको इसी वजह से, मनुष्य की जो यूज के लिए। डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। यही कारण है कि हम ब्लू प्लैनेट में रहने के बावजूद भी हमें पानी की कमी महसूस करते हैं। इट मीन्स हमने अभी देखा था कि 71% पानी है यहाँ पे, 29% पे लैंड है, फिर भी हमें पानी की कमी होती है क्योंकि ज़्यादातर पानी कैसा है? या तो आइस में है या अंडरग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है, प्लस में साल्टी होता है ओशियंस का। अब हम देखेंगे ओशियंस, महासागर। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर। महासागर जो है वो जलमंडल का मुख्य भाग है। दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। द ओशियंस वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। जो महासागर का जो जल है वो हमेशा मूविंग करता है, गतिशील रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर्स आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशियन करंट्स। देखिए वेव्स, ओशियन वाटर्स आर द वेव्स, वेव्स हो गई तरंगे, टाइड्स हो गया ज्वार और भाटा। द ओशियन करंट्स, ओशियन करंट्स हो गई महासागरीय धाराएं, जो महासागरों में धाराएं चलती हैं ठंडी या गर्म, वो महासागरीय धाराएं। वेव्स आपकी तरंगे हो गई। ज्वार भाटा आता है, ठीक है, दिन में 2 टाइम्स, तो टाइड्स हो गया। तो ये कह रहे हैं तरंगे, ज्वार भाटा एंड महासागरीय धाराएं, ये ओशियंस महासागरीय जल की 3 मुख्य चीफ मूवमेंट्स हैं, गतियाँ हैं। इट मीन्स महासागरों में 3 मुख्य गतियाँ होती हैं, वेव्स आती हैं, टाइड्स आते हैं और ओशियन करंट्स। द 5 मेजर ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द साउदर्न ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। साइज के ऑर्डर में इनको लगाया गया है, छोटे से बड़ा, सबसे बड़ा प्रशांत एंड अटलांटिक ओशियन, देन दक्षिण महासागर एंड आर्कटिक महासागर। ये आपके ओशियंस के नेम है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। ये रह गया, हाँ। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है वो सबसे बड़ा ओशियन है। इट इज स्प्रेड, कहाँ पे फैला हुआ है ये देखिए, इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ।
अर्थ के 1/3 भाग में ये फैला हुआ है, ठीक है। मैरीना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन पैसिफिक ओशियन। आपने देखा था, मैरीना ट्रेंच को भी देखा था कि ये सबसे डीपेस्ट पार्ट है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कल इन शेप। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ साउथ अमेरिका सराउंड इट। प्रशांत महासागर लगभग ये वर्ताकार है, हमने अभी पढ़ा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका जो है इसके सराउंड में चारों ओर स्थित है पैसिफिक ओशियन के। अब 5.1 फिगर को देखिए और प्रशांत महासागर के चारों इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाएंगे आप सभी कि इसके अराउंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स लोकेटेड हैं, ठीक है, वेस्ट ईस्ट में। द अटलांटिक ओशियन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। देन पैसिफिक ओशियन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ओशियन आपका है अटलांटिक ओशियन। इट इज़ एस शेप। इसकी शेप कैसी है? एस में। इंग्लिश का जो आप एस लिखते हो वैसी इसकी शेप है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड्स। देखिए जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है उसकी वेस्ट साइड में से फ्लो करता है एस टाइप में, ठीक है। एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। और इसके ईस्ट में, इसके पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है। पश्चिम में इस साइड नॉर्थ अमेरिका, आपके लेफ्ट हैंड की साइड आप लगाएंगे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। देन आप अपने राइट साइड करेंगे, या आपका ईस्ट हो जाएगा राइट साइड की साइड, इस तरह यूरोप एंड अफ्रीका हो जाएगा। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। जो इन अटलांटिक महासागर की जो कोस्ट तटरेखा है वो बहुत ही अधिक दंतुरित है। इट मीन्स कटी कटी है। दिस irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports। और जो ये दंतुरित जो है अनियमित और ये दंतुरित जो तटरेखा है ये प्राकृतिक पोताश्रय नेचुरल हार्बर्स, इट मीन जो जहाज आते हैं ना एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। मतलब एक आइडियल लोकेशन है नेचुरल हार्बर्स के लिए और पोर्ट्स बंदरगाहों के लिए। इसे जहाज आसानी से आ जा सकते हैं, अच्छे से यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन। देखिए लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि अगर हम व्यापार की दृष्टि से, ट्रेड की दृष्टि से देखें तो सबसे बिजी ओशियन है, सबसे व्यस्त महासागर है। द इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन नेम आफ्टर अ कंट्री। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, ठीक है। इंडियन ओशियन हमारे इंडिया के नाम से है। द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगल। और जो हिंद महासागर इसकी शेप कैसी है? ट्रायंगल, त्रिभुजाकार, जो आप मैथ में करते हो ना, ट्रायंगल। इट इज़ इन द नॉर्थ, इट इज़ बाउंड बाय एशिया। हमारे इंडिया के नॉर्थ में जस्ट ऊपर एशिया है। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, और आप अपने लेफ्ट हैंड की साइड देखेंगे तो वेस्ट में अफ्रीका है। एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, और आपके जो राइट हैंड है उस साइड में ईस्ट में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के तीनों चारों तरफ बताया गया है कि नॉर्थ में कौन है, वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है और ईस्ट में कौन सा है। द साउदर्न ओशियंस एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जो दक्षिण महासागर अंटार्कटिका है वो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। साउदर्न ओशियन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ओशियंस को चारों ओर से साउदर्न ओशियन इसको घेर लेता है। एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। द आर्कटिक ओशियन, लास्ट आपका ओशियन है, आपने 4 ओशियंस देख लिए, ये 5 वाला है। आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल्स एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। आर्कटिक महासागर है ये इसके उत्तर ध्रुव में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर ध्रुव में लोकेटेड है, नॉर्थ पोल में। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि यह पैसिफिक ओशियन से नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो, एक छिछले जल का एक संकरा भाग होता है, उससे जुड़ा हुआ है, जिसको बेरिंग जल संधि, इट मीन्स एक ट्रीटी है, इसके बीच में संधि है, जल संधि बोलेंगे हम जिसको, शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। इसको अंडरलाइन करें, बेरिंग जल संधि के नाम से इसको जाना जाता है। इट मीन्स प्रशांत महासागर जो है आर्कटिक महासागर से एक स्ट्रेट के द्वारा जुड़ा हुआ है, दैट्स कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। हमने ऊपर देखा था यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, इट मीन्स यूरेशिया हमने पढ़ा था। तो यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरा हुआ है आर्कटिक ओशियन। अब ना
आगे है आपका एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये हमने कल भी पढ़ा था कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो गैसेज हैं उसकी एक जो पतली परत है हमारे चारों तरफ जो गिरी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। दिस थिंक ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानेट। और ये जो वायुमंडल की पतली परत है इस ग्रह को ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक अटूट भाग है हमारे अर्थ का, ब्लू प्लानेट का। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेंज। ये हमें ब्रीथ इट मीन्स वायु प्रदान करती है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं एयर से। और यह हमारे एटमॉस्फेयर के लोग जितने भी पीपल्स हैं उनको जो सूर्य की जो हानिकारक हार्मफुल जो रेंज आती हैं, किरणें आती हैं, उनसे बचाता है हमें एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। जो वायुमंडल है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक्सटेंड हुआ है, फैला हुआ है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। ये जो है ये वायुमंडल उसके जो घटक हैं, टेम्परेचर जो उसका तापमान है और अन्य जो बेस है उनके आधार पर इसको 5 लेयर्स 5 परतों में बांटा जाता है। और जो लेयर्स है ये पृथ्वी की सरफेस से स्ट्रू करते हैं। अब हमें इम्पोर्टेंट है, हम इनका नाम देखेंगे। देखिए, फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल कहते हैं जिसको हिंदी में। स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। एंड द मेसोस्फेयर, मेसो इट मीन्स मध्यमंडल। द थर्मोस्फेयर इट मीन्स आयन मंडल। एंड दी एक्सोफेयर, एक्सो इट मीन्स बहिर्मंडल। ये 5 है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। आप इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन डे ड्राई एयर। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि वायुमंडल मुख्यतः क्या किन से बना हुआ है, कंपोज मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 गैसेज है ये, जो कि साफ और ड्राई एयर शुष्क हवा का कितना परसेंट है, 99% है। नाइट्रोजन 78%, आपको पता होना चाहिए वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी पाई जा रही है, 78%। ऑक्सीजन कितनी पाई जा रही है, 21%। एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। और जो अदर गैस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ये कितनी है, 1% है, 1%। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स अस इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमें पता है कि ऑक्सीजन वो हमें ब्रीथ लेने में, सांस लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जबकि जो नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिजम्स, प्राणियों की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन, ठीक है, ग्रोथ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड दो present in minute amount is important as it absorbs heat radiated by the earth thereby keeping the planet warm। ये क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी के द्वारा जो उष्मा हीट छोड़ी जाती है उसको ये अब्सॉर्ब कर लेता है वायुमंडल, और जिससे पृथ्वी हमारी गर्म रहती है, ठीक है, एब्सॉर्ब कर लेता है ये रेडिएटेड को। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लानेट्स, और जो पौधों की ग्रोथ है उसकी वृद्धि के लिए भी एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, डेंसिटी होती है कि बहुत ही सघन होता है ना, बहुत ही गहरा। वेरीज विद हाइट, ऊंचाई के साथ, हाइट के साथ जो एटमॉस्फेयर है इसकी जो डेंसिटी है उसमें डिफरेंट आ जाता है। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम गो अप, ऊपर की ओर जाते हैं, जो टेम्परेचर है वो घटता जाता है, ठीक है। तेजी के साथ घटते, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। यू नो, क्या आप जानते हैं, द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंसेस प्रॉब्लम्स इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। कि जो पर्वतारोही हैं जो ऊपर जाते हैं, ठीक है, पर्वतों के ऊपर, क्लाइंबर्स जो हैं, उनको हवा के जैसे डेंसिटी में कमी होने के कारण उनको ब्रीथिंग पावर, इनको ब्रीथ लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्योंकि एयर कम हो जाती है, घनता हो जाता है, और ऊंचाई लेने में, सांस लेने के लिए, फिर ऊंचाई पर उन्हें ब्रीथ करने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, ठीक है।
क्या लेके जाते हैं वो अपने साथ? दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ एट दी हाई एल्टीट्यूड्स। हाई ऊंचाई पर उनको सांस लेने के लिए सिलेंडर साथ ले जाने पड़ते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो ब्रीथिंग में। द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। द एटमोस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। जो वायुमंडल है वो पृथ्वी पर क्या डालता है? प्रेशर, दबाव डालता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये जगह जगह पर अलग अलग होता है, टेम्परेचर भी अलग होता है, आपको पता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। कहीं पे हाई प्रेशर होता है, कहीं पे लो प्रेशर फील किया जाता है। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस लाइन को आप अंडरलाइन करें कि जो एयर है वो हमेशा हाई, उच्च दाब से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है। इट मीन्स उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमेशा एयर फ्लो करती है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। क्वेश्चन बन सकता है विंड किसे कहते हैं? तो मूविंग एयर को, गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बायोस्फीयर, जिसको हम जीवमंडल हमने पढ़ा था, द डोमेन ऑफ लाइफ। ठीक है। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। हमने कल पढ़ा था कि जीवमंडल पे स्थल, जल, हवा के बीच का एक ही भाग है। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिट। हमने देखा था यहाँ की जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो यूनिक है ये प्लानेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ, स्वेल अनेक प्रजातियाँ, ऑर्गेनिजम्स दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। यहाँ पे दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीव, ठीक है, माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया से लेकर के मैमल्स होते हैं कि बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं, स्तनधारी बोलते हैं, क्या आकार में यहाँ पे पाए जाते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एंड टू द बायोस्फीयर ऑफ सर्वाइवल। मनुष्य के साथ साथ जो बाकी के एनिमल्स हैं जिनको जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से वो लोग क्या है, सर्वाइव करने के लिए जुड़े हुए हैं। द ऑर्गेनिज्म इज द बायोस्फीयर may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ब्रॉडली। एक तो है आपका प्लांट किंगडम, सेकंड है आपका एनिमल किंगडम। ठीक है, जंतु जगत और पादप जगत बोलते हैं जिसको। द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वेज और द अदर। पृथ्वी के जो तीनों परिमंडल हमने देखे, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर, ये आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं और एक दूसरे के किसी न किसी रूप में ये इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स और वुड और क्लियरिंग लैंड और एग्रीकल्चर में लीड टू लेस फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। ये क्या एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए हम वनों को काट लेते हैं, फॉरेस्ट को क्लीन कर लेते हैं, उनको कटअप कर लेते हैं, जिससे कि जो मिट्टी है उसका कटाव तेज़ी से होने लगता है। जैसे हवा आएगी तो पेड़ पौधे रोक लेते हैं उस मिट्टी के बहाव को, लेकिन हवा सीधा फिर मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी। फ्लड आ जाएगी तो फ्लड भी मिट्टी को बहा के ले जाएगी। पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसको ग्रैब करके रखते हैं मिट्टी को अपनी जड़ों में, बट ऐसा पेड़ पौधे काटेंगे तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव तेज़ी से होगा, फास्टली। और इसी प्रकार जो प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से जो पृथ्वी की सरफेस उसमें चेंज हो जाएगा। और अभी सुनामी आई थी अंडमान निकोबार में, आइलैंड में, तो वहाँ पे कुछ पानी में डूब गया। जो लेक्स हैं, जो नदियाँ हैं, रिवर्स है, उसमें जो दूषित पदार्थ हैं वो प्रवाहित होने से उनका जल मानव का जो इस्तेमाल के लायक नहीं रहता, वो जो वाटर है। और यह जो वाटर है एक दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुँचाता है। देखिए लिखा हुआ है आपकी बुक में सारा, ठीक है, कि सिमिलरली आर सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक अर्थक्वेक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 कुड बी सबमर्ग ऑफ लैंड। वहाँ पे कुछ बाढ़ में सबमर्ग हो गया था, मिल गया था, डूब गया था। एज हैपन इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली, सुनामी आई थी रिसेंटली में, तब लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड वर सबमर्ग्ड अंडर वाटर। अंडमान निकोबार के कुछ पार्ट्स सबमर्ग हो गए थे सुनामी में। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स, और क्या है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह हैं, ये इंडस्ट्रीज वगैरह, ये क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को लेक्स में, रिवर्स में डाल देती हैं, जिससे पानी क्या हो जाता है, अनसूटेबल हो जाता है फॉर ह्यूमन यूज़ के लिए। और आल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और जो अदर
एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके लिए भी ये उनकी लाइफ के लिए भी डैमेजफुल होता है, उनको भी नुकसान पहुंचाता है दूषित पानी। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। देखिए उद्योग जो है, इंडस्ट्री है, थर्मल पावर जो तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं, प्लांट्स और जो गाड़ियों का एमिनेशन होता है, उत्सर्जित पदार्थ जो धुआं वगैरह निकलती है, ये एयर को क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं, दूषित। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। इसको आप अंडरलाइन करें। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स। लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वैसे ही जो अर्थ का टेम्परेचर है, तापमान है, उसमें भी इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है। इट मीन जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी उतना ही पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। आज भी देखिए ग्लोबल वार्मिंग कितनी हाई लेवल पे, ठंड ज़्यादा कम होने लग गई और गर्मी ज़्यादा आने लग गई। अभी तक देखिए नवंबर स्टार्ट हो गया बट ठंड नहीं है। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, atmosphere and the hydrosphere। इसलिए जो भूमंडल है आपका, ठीक है, लिथोस्फेयर जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, और जो आपका हाइड्रोस्फेयर है जलमंडल, इनके बीच में जो नेचुरल संतुलन है, नेचुरल बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें पृथ्वी के जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उनके सीमित उपयोग की आवश्यकता है। इट मीन्स हम उनके यूज को थोड़ा लिमिट मैनर में इनको यूज़ करें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, वेस्टेज ना करें। ओके क्लास, थैंक यू। आपका चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे।